हम पहले छत्तीसगढ़ जीके का 30 क्वेश्चन देखेंगे, फिर कंप्यूटर का 30 क्वेश्चन देखेंगे बच्चों ना। चलिए, और आज हम लेके जा रहे हैं छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, क्योंकि सवाल यहां से पूछे जाते हैं, एग्जाम में आते हैं। एक बार सभी गुड इवनिंग। डरने की बात नहीं है, डर इसलिए लग रहा है कि तैयारी आपने पिछले समय में नहीं करी है। अगर आप टाइम से तैयारी करे रहते, 2 मिनट में हल्का सा अपने आपको सरका लेता हूं, अगर आप टाइम से तैयारी करे रहते तो आपको डर नहीं लगता बच्चों, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ जीके का पहला सवाल है कि मध्य प्रांत के विधानसभा में 1913 में नागपुर व छत्तीसगढ़ की नगर पालिकाओं के निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित छत्तीसगढ़ का प्रथम सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा। याद रखिए, जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तो वो मध्य प्रांत में आता था। उस समय नागपुर व छत्तीसगढ़ नगर पालिका के क्षेत्र हुआ करते थे। तो उस समय निर्वाचित छत्तीसगढ़ का प्रथम सदस्य कौन था। एक बात मैं क्लियर कर दूं, सवाल सरल नहीं आएंगे, सवाल एक लेवल में आएंगे, और लेवल की तैयारी लेवल में ही की जाती है। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए मुझे सारे बच्चे, इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल कुछ बच्चों का ही आंसर आ रहा है, कमेंट करिए बच्चों। और सवाल को समझिए कि जब सीजी नहीं बना था, पूरा कंबाइन था आजादी से पहले, तब वो कहलाता था मध्य प्रांत। उस समय विधानसभा हुआ 1913 में। नागपुर व छत्तीसगढ़ की नगर पालिकाओं में से निर्वाचित छत्तीसगढ़ का प्रथम सदस्य का नाम था नथमल मुनीम, इज द करेक्ट आंसर। याद रखिए इस चीज को, डेट को भी याद रखना है कि मध्य प्रांत के विधानसभा 1913 में। तो 1913 का डेट याद रखिए कि विधानसभा निर्वाचन 1913 में हुआ था। तब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक कंबाइंड, सॉरी नागपुर व छत्तीसगढ़ कंबाइंड था, और उस समय प्रथम सदस्य बने थे नथलाल मुनीम। इस बात को याद रखना बच्चों। अगला क्वेश्चन कि ब्रिटिश काल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम कब आए थे। जवाब दीजिए मुझे कमेंट करके, और जैसे जैसे बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम अभी आपको ऐसी ऐसी क्लासेस देने वाले हैं जो एक अलग लेवल सेट करेगी पढ़ाई का, है ना। कि ब्रिटिश काल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम कब आए थे, कमेंट करके बताएंगे मुझे कि ब्रिटिश काल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छत्तीसगढ़ में कब आए थे। जवाब दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डेट पता होना चाहिए। ब्रिटिश काल के समय, ब्रिटिश काल कब लगा बताइए मुझे। जवाब दीजिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छत्तीसगढ़ में कब आए थे, कमेंट करके सारे बच्चे बताएं मुझे। बिल्कुल सही जवाब। याद रखिए, छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास को पढ़िए और इसके प्राचीन इतिहास को पढ़िए, यहां से सवाल पूछे जाएंगे। 1921 में आए थे। अच्छा, याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अकेले नहीं आए थे, उनके साथ आए थे सी राजगोपालाचारी, ये भी आए थे, है ना। ये एक्चुअल में आए कहां थे, ये आए थे गांधी चौक में आए थे, रायपुर के गांधी चौक में आए थे, ठीक है। ऐसे ऐसे सवाल है जो आपके ऊपर दिमाग को, मतलब आप समझ लीजिए ये सवाल पूछे जाएंगे, पढ़ना है आपको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्या था, नेताओं का आगमन, क्या था, नेताओं का आगमन, है ना। उसमें सी गोपालाचारी भी आए थे, है ना, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी यहां आए थे बच्चा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मराठा शासन काल में छत्तीसगढ़ में व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक बात तो आप याद रखिए बच्चों, इसका एग्जाम ले रहा है सीजीपीएससी। सीजीपीएससी में कथन और कारण वाले सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन सही संबंध जोड़ो, ये सवाल पूछे जाते हैं। तो आप इसको पर्टिकुलर पढ़ के ही बनाना, और ये तब बना पाओगे जब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि छत्तीसगढ़ के शासनकाल में, सॉरी मराठा शासनकाल में छत्तीसगढ़ व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आराम से बताइए मुझे कौन सा कथन सत्य है। अच्छा, ये सूबेदार लिखा है ना, इसको काट दीजिए, ये आपका सूबेदार है, सूबेदार, है ना, सूबेदार लिखा है, और मुझे आंसर कमेंट करके बताइए। ये सूबेदार लिखा हुआ है, हाँ बेटा। इसमें सबसे जो मैंने ठीक किया है ना कि सूबेदार छत्तीसगढ़ की स्थिति में भोसला शासक का अधिकारी होता था। सूबेदार छत्तीसगढ़ की स्थिति में भोसला शासक का अधिकारी होता था, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके बताइए छत्तीसगढ़ का पहला सूबेदार कौन है, पहला सूबेदार कौन है, और अंतिम सूबेदार कौन था, और अंतिम सूबेदार कौन था, कमेंट करके बताइए। चलो मुझे देखिए, इसमें सत्य कथन पूछा जा रहा है कि सूबेदार छत्तीसगढ़ की स्थिति में भोसला शासक का अधिकारी होता था, ठीक है। तो जवाब देंगे मुझे पहला सूबेदार और अंतिम सूबेदार, सब बात करेंगे। टेस्ट सीरीज का लिंक डला हुआ है, कोर्स का लिंक डला हुआ है, वहां से परचेस आप कर सकते हो। तो जवाब देंगे पहला सूबेदार कौन था और अंतिम सूबेदार कौन था। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, पहला सूबेदार महिपत राव, महिपत राव बिल्कुल सही है, दिनकर। और अंतिम सूबेदार कौन था बताएंगे मुझे, कौन था अंतिम सूबेदार। पहला तो महिपत राव हो गया, अंतिम थे बीकाजी गोपाल। कौन थे, बीकाजी गोपाल थे बेटा, बीकाजी गोपाल। लेटेस्ट बुक को फॉलो करेंगे आप लोग, लेटेस्ट बुक को। तो सत्य असत्य कथन कारण वाले सवाल सीजीपीएससी में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये आप कॉन्सेप्ट याद रखिए कि सूबेदार अधिकारी होते थे, है ना।
अधिकारी का पोस्ट रखते थे, समझ लीजिए डीएम होते थे वहां के। ठीक है, इस बात को याद रखना बच्चों। वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन लगा रहा हूं ना। चलिए बताइए, निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1960 नहीं है, ये 1960 है, कि सूरत अधिवेशन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया था। प्रतिनिधित्व किया था। अधिवेशन, जितने भी अधिवेशन हुए हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, वो आपको पता होना चाहिए। इतिहास के टॉपिक से सवाल को घुमा के पूछता है, पर अच्छा सवाल देता है बच्चा। कमेंट करके बताइए मुझे, भिकाजी गोपाल इज द करेक्ट आंसर। जवाब दीजिए, कमेंट करके बताइए। हाँ, कौन कौन थे, जवाब दीजिए मुझे प्यारे बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ, जवाब दीजिए, कौन था बताइए। करेक्ट है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। बिल्कुल, पहला नाम पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने प्रतिनिधित्व किया था। और एक नाम याद रखिए, नारायण राव मेघवाले, इन्होंने भी किया था। सही जवाब आ रहा है और नोट्स भी बनाते चलिए बच्चों। और डॉक्टर शिवराम भी थे ना, डॉक्टर शिवराम भी थे, इस बात को याद रखिए। सूरत अधिवेशन ये गुजरात में हुआ था, याद रखिए। सूरत अधिवेशन गुजरात में हुआ था, याद रखिए बच्चों। सवाल अच्छे हैं, पॉइंट वाले सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह का स्थान और जिला सम्मिलित नहीं है? और मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप मेहनत कर रहे हो, इन सवालों को अगर आप डिनाई करोगे, वैसे सवाल ही पूछे जाएंगे। सरल सरल क्वेश्चन नहीं आएगा, एक क्वेश्चन का लेवल रहेगा, लेवल अप क्वेश्चन रहेगा। तो जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह के दौरान सम्मिलित नहीं है? कमेंट करके बताइए मुझे, जवाब दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सम्मिलित नहीं है। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, शाबाश, सम्मिलित नहीं है। डी इज द करेक्ट आंसर। गट्टा सिल्ली जांजगीर चांपा में नहीं, कहां हुआ था? धमतरी में हुआ था। तो ये सम्मिलित नहीं था क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट है। इस बात को याद रखिए बच्चों, कोई बच्चा भी गलत नहीं इंटरप्रेट करना चाहिए। हाँ, भाग लेने वाले लोग थे नारायण, है ना, नारायण लाल, है ना, सॉरी, नारायण मेघवाले, बाबूलाल छोटे, ठीक है, नत्थू जी, नत्थू जी, ठीक है। तो ये नाम भी याद रखिए, नारायण मेघवाले, बाबूलाल छोटे और नत्थू जी, ये भाग लेने वाले के नाम है। कोई बच्चा भी रॉन्ग नहीं करेगा। निम्नलिखित में से किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया? देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन दो चरणों में, पहला चरण और दूसरा चरण। एक चरण था 1930 का, एक था 1932 का। अब बताइए, सॉरी 1932 का। अब पूछ रहा है कि 1932 में किसने रायपुर का नेतृत्व किया? जवाब दीजिए कमेंट करके मुझे, जवाब दीजिए, किसने रायपुर का नेतृत्व किया? कमेंट करके बताइए मुझे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से किस महिला में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया है? हाँ, जवाब दीजिए। वेरी गुड। देखो, इस तरफ से तो आपको नाम पता होगा, पंडित रविशंकर शुक्ल, रविशंकर शुक्ल ने किया था। और कौन था? ठाकुर प्यारेलाल, ठाकुर प्यारेलाल। और भी लोग थे, पर 1932 में रायपुर से करने वाली थी राधाबाई। कौन थी? राधाबाई। तो याद रखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन दो चरणों में हुआ था, एक 1930 में हुआ था, 32 में हुआ था। रायपुर में अलग अलग आंदोलन हुआ था, है ना, होम रूलिंग हुआ था, पट्टा मतलब आंदोलन हुआ था। इस बात को याद रखिए, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में निम्नलिखित में से किन राजाओं का उल्लेख मिला है? अलग अलग जगह पे ताम्रपत्र मिले। क्या होता है ताम्रपत्र? ताम्रपत्र क्या होता है? अच्छा, यहां पे याद रखना, राधाबाई जो थी वो एकमात्र महिला थी ना अब तक की। ताम्रपत्र क्या होता है? उसमें आपका पत्र रिटर्न में उस समय के बारे में कुछ ना कुछ लिखा होता है, दैट कॉल्ड टू ताम्रपत्र, है ना। तो रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में निम्नलिखित में से किन राजाओं का उल्लेख किया गया है? कमेंट करके बताइए मुझे। उल्लेख किया गया है, बिल्कुल सही जवाब। रायपुर जिले से प्राप्त भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में उपयुक्त सभी का है, सुर का है, दैती वर्मा का है, विभीषण का है। वेरी गुड, शाबाश बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगा रहा हूं, चलिए बताइए, रत्नपुर में राम मंदिर निर्मित करने वाला मराठा शासक का क्या नाम था? मराठा शासक की बात हो रही है। जवाब दीजिए। इस शासक ने और बहुत कुछ बनाया है। राम टेकरी मंदिर का भी निर्माण किया है इस शासक ने, राम टेकरी मंदिर का भी निर्माण किया है। कमेंट करके बताइए, है ना, जवाब दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। और इसने क्या किया? राजधानी बनाया, पहली राजधानी वो थी रत्नपुर, जो कि मराठाओं की पहली राजधानी थी रत्नपुर। ये छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक है,
छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक भी है। क्या है? मराठा शासक है। जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब बिंबाजी भोसले। तो ये याद रखिए बच्चों, सवाल इस टाइप के उलट के पलट के देगा, आपको कंक्लूड करना है कि सवाल कैसा है, डायरेक्ट ना देके ऐसे सवाल देगा। राम टेकरी मंदिर, ठीक है, ठीक है, इस बात को आप पॉइंट ऑफ करके नोट्स में बना के चले बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में शामिल छत्तीसगढ़ के सदस्य का क्या नाम है? संविधान सभा में शामिल, हमारे यहां से एक व्यक्ति संविधान सभा में शामिल हुआ है ना, संविधान निर्माण के समय, उस व्यक्ति का नाम बताइए मुझे कमेंट करके। अच्छा सवाल है बेटा, रुकना नहीं है आप लोग, कमेंट करके बताइए। चलो कंप्यूटर के सवाल इसके बाद आएंगे। आज 60 क्वेश्चन का एमसीक्यू ले रहा हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। जवाब दीजिए कमेंट करके, कौन थे वो? डायरेक्ट याद रखना है, संविधान सभा में शामिल छत्तीसगढ़ के सदस्य का नाम क्या है? राम प्रसाद पोटाई इज द करेक्ट आंसर। वन वर्ड वाला क्वेश्चन है ये कि भैया संविधान निर्माण के समय संविधान सभा का सदस्य कौन था? राम प्रसाद पोटाई। इस बात को कोई बच्चा भी रॉन्ग नहीं करेगा। व्यापम का लेवल थोड़ा सा अलग होता है, पीएससी थोड़ी सी अलग लेवल में सवाल पूछता है। अलग लेवल का सवाल कुछ इस टाइप का आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 14 जनवरी 1932, डेट याद रखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 14 जनवरी 1932 को छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस नेता ने पूरे मध्य प्रांत के लिए डिटेक्टर चुना था? डिटेक्टर समझ लीजिए एक प्रकार का, मतलब उसका अधिकार होता था डिटेक्टर पूरे मध्य प्रांत के लिए। जब सीजी अलग नहीं हुआ था तो मध्य प्रांत आता था, नागपुर छत्तीसगढ़ एक होते थे। उस डिटेक्टर का नाम बताइए और आपको पॉइंट और डेट भी याद रखना है। डेट है 14 जनवरी 1932। इस डेट को आप मिस नहीं करना। डिटेक्टर चुना गया था, उसका नाम बताइए मुझे। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, रवि शंकर शुक्ल इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, शाबाश बच्चों। तो ये चीजें अपने माइंड में रखिए कि सवाल के लेवल कुछ इस टाइप के रहेंगे। सरल क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर क्वेश्चन में आंदोलन को जोड़ा जाएगा, चाहे वो जंगल सत्याग्रह आंदोलन हो, स्वाधीनता आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन, कृषि आंदोलन हो, ऐड करके आपको एक क्वेश्चन बनाया जाएगा, वो आपको पुट किया जाएगा। तो पढ़ाई के लेवल को अप रखेंगे तो ज्यादा बेटर है, डाउन लेवल में काम नहीं चलने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आज छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से किस रियासत में भारतीय संघ में विलीनीकरण के बाद कृषक आंदोलन हुआ? देखो, रियासत भारतीय संघ में, भारत में जब उसका विलीनीकरण हो गया, उसका मिलाव हो गया, उसके बाद एग्रीकल्चर आंदोलन जारी हुआ, कृषक आंदोलन जारी हुआ। आराम से बताइए बच्चों, क्योंकि मैंने क्या किया है, आंदोलन से रिलेटेड सवाल को लिया है। यह सवाल आपको डायरेक्ट पढ़ना होगा, वरना आप भूलेंगे, एग्जाम में फंसेंगे और वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। तो कौन सी रियासत थी? और सारे बच्चे कमेंट करिए। देखिए बहुत बच्चे हैं, 140 बच्चे हैं, तो कमेंट तो मैं देखता हूं मैं, पर आप कमेंट करिए। और अगर देखिए एक चीज और होता है, आपको सेशन पसंद आते हैं, हमारा पढ़ाई पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना है बेटा, ठीक है। जवाब दीजिए, कौन सा था? हाँ, शक्ति। देखिए सबसे छोटी 14 रियासतों में, रियासतों में सबसे छोटी रियासत थी, क्या थी? सबसे छोटी रियासत थी। इसमें किसका था? नागवंशी रियासत थी। ये क्या थी? नागवंशीय रियासत थी। इस बात को याद रखना है बच्चों, नागवंशी रियासत थी। हाँ, वेरी गुड बच्चा, सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, इसके संस्थापक थे, जवाब दीजिए, हरिहर व गुज्जर भाई, ठीक है। इस बात को हरि और गुज्जर भाई, इस बात को कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा, ठीक है। वेरी गुड, कमेंट करिए। और जिन बच्चों को नहीं पता वो डेटा, 14 बड़ी रियासत की सबसे छोटी रियासत थी, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला सवाल, चलो, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आराम से पढ़ के जवाब देना, कौन सा कथन सत्य नहीं है? आराम से पढ़ के जवाब देंगे। कथन कारण वाले सवाल पूछे जाएंगे, कथन कारण वाले सवाल पूछे जाएंगे। जवाब दीजिए। हाँ ठीक है, जवाब दीजिए। कथन कारण वाले सवाल पूछे जाएंगे। आप आराम से मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, गिरधर, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आगे चलेंगे। हाँ, वो देख लेंगे बेटा, रॉन्ग हुआ होगा तो ठीक करेंगे बाद में। जवाब दीजिए, कमेंट करके बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड बेटा, कमेंट करके जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, भू राजस्व व वसूली के लिए कोटावारा की नियुक्ति की गई थी। बिल्कुल ये है रॉन्ग स्टेटमेंट। और मुझे सब बच्चे बताइए कि भू राजस्व वसूली के लिए
मराठा प्रशासन में किसे नियुक्त किया गया था? नियुक्त किया गया था, कोई है जो इस बात को जानता है? भू राजस्व की वसूली के लिए किसे नियुक्त किया गया था? कमेंट करके बताइए मुझे, किसे नियुक्त किया गया था? कोई जानता है? आराम से जवाब दीजिए बच्चों। देखिए तैयारी यही होती है और तैयारी आपको करना है, किसी बच्चों को तैयारी नहीं छोड़ना है। अच्छे सवाल है, एग्जाम बेस्ड सवाल है, एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको बनाना आना चाहिए बच्चों। कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइक जरूर करेंगे। जवाब दीजिए, कौन थे? पटेल सयाद। वेरी गुड बेटा, सही है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, वेरी गुड। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए मैं सवाल ही वैसे लेके आया हूं जो सीजीपीएससी का लेवल है। सत्य है, असत्य है, कारण बताइए। क्योंकि आप याद रखिए, सरल सरल पढ़ के आप थोड़ा बहुत खुश हो सकते हैं, पर अगर आप सवाल एग्जाम में बैठोगे इस टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे। गुड इवनिंग, कमेंट करिए, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आराम से पढ़ के जवाब देना मुझे। कौन सा कथन असत्य है? जवाब दीजिए कमेंट करके, कौन सा कथन असत्य है? जवाब दीजिए, आराम से पढ़ के जवाब। 4 ऑप्शन है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन सा कथन असत्य है मुझे कमेंट करके बताएंगे प्यारे बच्चों, कौन सा कथन असत्य, और सही तरीके जवाब दीजिए, कोई भी हड़बड़ी गड़बड़ी में जवाब नहीं देना। अच्छा ये सुबह नहीं है, ये सुबह है, सुबह, सुबह शासन है, सुबह लिखा हुआ है। बी इज द करेक्ट आंसर। बिंबाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सुबह शासन प्रारंभ किया था, ये गलत कथन है। वो जो प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का नाम है व्यंकोजी भोसले, व्यंकोजी भोसले ने किया था, इस बात को लिख लीजिए, व्यंकोजी भोसले ने किया था, ठीक है। इस बात को लिख लीजिए, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा। 1788 से ये सुबह व्यवस्था प्रारंभ हुई। पहले सूबादार थे महिपत राव दिनकर, इसको लिख लेना। उसके बाद थे अंतिम सूबेदार भी लिख लीजिए, बीकाजी गोपाल। कौन थे? बीकाजी गोपाल। तो ये याद रखिए, ये जो स्टेटमेंट वाले सवालों का जवाब अब तब सही दे पाओगे जब आप इसको प्रॉपरली अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है, ठीक है। इस बात को याद रखना, वरना गलत नहीं करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में हरिजन उद्धार के लिए किस नेता की महात्मा गांधी ने प्रशंसा की थी और अपना गुरु कहा? बहुत सरल सवाल है ये, बहुत इजी, बहुत सरल सवाल है ये। छत्तीसगढ़ में हरिजन उद्धार के लिए किस नेता की महात्मा गांधी जी ने प्रशंसा की और अपना गुरु कहा? जवाब दो, कौन है वो, कौन से नेता है वो? जवाब दीजिए, प्यारा सवाल है ये, जवाब दीजिए। किस नेता की प्रशंसा की और अपना गुरु कहा? नहीं राकेश, गलत है, ये गलत है, बुक अपडेट करो राकेश, बीकाजी गोपाल है, ठीक है। जवाब दीजिए, कौन थी वो? पंडित सुंदरलाल शर्मा थी, जिन्होंने हरिजन के उत्थान के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया, ठीक है। उनको मंदिरों में प्रवेश दिलवाया। कहां प्रवेश दिलवाया? मंदिरों में। और ये सब देखते हुए महात्मा गांधी जी ने उन्हें अपना गुरु कहा और उन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहा गया है। इस बात को याद रखिए बच्चों, गलत नहीं करना कोई भी। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्व गठित रायपुर षड्यंत्र केस में विस्फोटक बनाने का प्रशिक्षण देने वाला निम्नलिखित में से कौन था? विस्फोटक मतलब बम बनाने वाला, कौन था? कमेंट करके बताइए मुझे, कौन था? और देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में, तो नाम बताइए वो व्यक्ति कौन था? न्यू बुक लो राकेश ब्रो, एकदम सही बोल रहा है मंगल, नया बुक लीजिए आप ना, अच्छी बुक आती है, गीतेश कुमार अमरोही की बुक ले लीजिए, बहुत अच्छी बुक है वो, ठीक है। जवाब दीजिए, हाँ, परसराम सोनी जी थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में षड्यंत्र केस में जो पूरा ट्रेनिंग दिया उनका नाम है परसराम सोनी। भाई क्या क्या बनाते थे? बम बनाते थे, क्लोरोफॉर्म बनाते थे बेहोश करने वाला, अग्नि बम बनाते थे, टाइम बम बनाते थे, क्या बनाते थे? टाइम बम बनाते थे, रिवॉल्वर बनाते थे, आपका गोली बनाते थे, बंदूक की गोली बनाते थे। ये बहुत बड़े कलाकार आदमी थे, ये सब बनाते थे और ट्रेनिंग भी देते थे। तो इस बात को याद रखिए, 9 अगस्त, ठीक है, ठीक है। राकेश कुमार एक बार देख लेंगे बेटा तुम्हारा, ठीक है ना। धुआं फैलाने वाला बम सब बनाते थे ये, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ में वर्तमान सीमा का निर्धारण सर्वप्रथम कब हुआ था? जवाब दीजिए मुझे कमेंट करके, छत्तीसगढ़ में वर्तमान सीमा का निर्धारण, बाउंड्री, कब किया गया था? देखिए डेट वाइज सवाल है, बाउंड्री वाइज सवाल है, तो आना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को एक बार हम देख लेंगे,
कोई भी कंफ्यूजन होगा तो देख लेंगे, ठीक है। हम बुक का अपलोड कर देंगे टेलीग्राम में, वहां से आप लोग देखिए। पर सारे बच्चे एक बार बुक अपडेट करिए। जितेश कुमार अमरोही की बुक लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। 1905 में सीमा का निर्धारण किया गया, ठीक है। तो ये चीज तो डेट वाइज था, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए बच्चों, ठीक है। अगला सवाल लगा रहा हूं। चलिए, छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह के दौरान 21 जनवरी 1939 के रामदीन गोड़ निम्नलिखित में से किस स्थान पे शहीद हुए? बताओ। जंगल सत्याग्रह पढ़ के जाइए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीजी का, जंगल सत्याग्रह। तो जवाब दीजिए, छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह के दौरान रामदीन गोड़ निम्नलिखित में से किस स्थान पे शहीद हुए थे? कमेंट करके जवाब दीजिए मुझे। अच्छा सवाल है, एग्जाम में आता है, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू दिखा रहा है मेरे को, पर गलत नहीं होना चाहिए। जवाब दीजिए। हाँ, कहां पे शहीद हुए थे? जवाब दीजिए। बदरटोला, ठीक है। बदरटोला कहां पे है? ये राजनांदगांव में है। कहां पे है? राजनांदगांव में। आप ना सबसे पहले इसके डेट को पढ़िए, 21 जनवरी 1939, ठीक है, ठीक है, याद रखिए, ठीक है, क्लियर है। इस चीज को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। अगला सवाल, वर्ष 1790 से 1818 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में प्रचलित परगना पद्धति का जनक कौन सूबेदार था? जवाब दीजिए। परगना पद्धति, जवाब दीजिए बच्चों, परगना पद्धति का कौन सूबेदार था? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में सवाल आते हैं, स्टूडेंट गलत नहीं होना चाहिए। कौन थे वो? जवाब दीजिए मुझे सारे बच्चे। बहुत सही जवाब आ रहा है, बात करेंगे पर अभी क्लास के बाद, ठीक है। विठ्ठलराव दिनकर छत्तीसगढ़ का दूसरा सूबेदार, मतलब मराठा का दूसरा नंबर का ये सूबेदार था। परगना पद्धति के जनक थे ये, परगना पद्धति के ये जनक थे, ठीक है। परगना पद्धति में कमा विस्तार जो पदाधिकारी होता था, है ना, कमा विस्तार जो पदाधिकारी होता था वो सुरक्षा देखता था, है ना, मतलब पूरी चीजों की जांच पड़ताल करता था, ठीक है। सूबेदार के नीचे काम करते थे लोग, इस बात को याद रखिए। शांति, सुरक्षा और कर वसूली भी लोग चेक करते थे, कर वसूली को भी चेक करते थे, इस बात को याद रखिए बच्चों। कॉपी में नोट भी करिए। विठ्ठल दिनकर दूसरा सूबेदार था, महिपत राव पहला सूबेदार था, है ना, मराठा काल में छत्तीसगढ़ का। और ये परगना पद्धति के जनक भी थे। परगना पद्धति में कमा विस्तार जो कि सुरक्षा, शांति, ये सब देखते थे बच्चों, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, क्रांतिकारी हनुमान सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी थी? सबको पता है ना, हनुमान सिंह को क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। मंगल पांडे ने भी बड़ा विद्रोह किया था, इसने हत्या कर दी थी, पर इसके 17 सहयोगी पकड़ा गए थे, जिनको बाद में फांसी दे दिया, ये भाग गए थे। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा, है ना? जवाब दीजिए। 18 जनवरी 1858 की घटना है ये, 18 जनवरी 1858 की घटना है ये। कमेंट करके बताइए किसकी हत्या की थी, कौन थे ब्रिटिश अधिकारी? सिडवेल, है ना, सिडवेल की घर में घुस के हत्या कर दिए। 17 सहयोगी पकड़ा गए, अपना भाग गए, बाद में सबको फांसी दे दिया गया था। तो डेट भी याद रखिए, 18 जनवरी 1858, यहां पे बच्चा भूलेगा नहीं और रॉन्ग नहीं करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 1858 में रायपुर में सिपाही विद्रोह के नेता कौन थे? जवाब दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, जवाब दीजिए। सिपाही विद्रोह के नेता कौन थे रायपुर में? जवाब दीजिए। ठीक है, अब ये तो पता होना चाहिए ना, इसका वंश भी याद रखिए, वैसावाड़ा वंश था, वैसावाड़ा वंश, ठीक है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहते हैं, लिख देता हूं बार बार भाई, मंगल पांडे कहा जाता है। 17वीं बटालियन में थे हनुमान सिंह, ठीक है, इस बात को याद रखना, हनुमान सिंह 17वीं बटालियन में थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए, खालिस्तान में जिले में 14 किलोमीटर दूर डुमरगांव 5वीं सदी में बौद्ध धर्म में हीनयान समुदाय के लोगों द्वारा पूछे जाने वाले भगवान बुद्ध के पैरों के चिन्ह के पुरातात्विक उत्खनन में प्राप्त हुए हैं, वो जगह बताइए। बौद्ध धर्म में हीनयान समुदाय के लोगों द्वारा पूछे जाने वाले भगवान बुद्ध के पैरों के चिन्ह के पुरातात्विक उत्खनन प्राप्त हुए हैं, कमेंट करके बताइए वो जगह कौन सा है। जवाब दीजिए मुझे प्यारे बच्चों, वो जगह कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब। और कोई है? कमेंट करेंगे। बलौदाबाजार इज द करेक्ट आंसर। सवाल को रिपीट कर रहा हूं, बलौदाबाजार जिले के 14 किलोमीटर दूर, बलौदाबाजार जिले के कितना 14 किलोमीटर दूर डुमरगांव में 5वीं सदी में बौद्ध धर्म
हीनयान धर्म में हीनयान समुदाय के लोगों द्वारा पूछे नहीं पूजे जाने वाले भगवान बुद्ध के पैरों के चिन्ह पुरातात्विक उत्खनन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की रियासत के राजमहल का प्रवेश द्वार शेर द्वारा अपनी कलात्मक अभिकल्पना के कारण विगत 150 वर्षों के लिए 150 वर्षों से ख्याति प्राप्त कर रहा, फेमस है। छत्तीसगढ़ की रियासत के राजमहल का प्रवेश द्वार इंटर में शेर द्वारा अपनी कलात्मक अभिकल्पना के कारण 150 वर्षों के लिए फेमस है। बताइए पूजा बेटा, जो बता रहा हूं ना उसको नोट करो, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में या ज्यादा सोचने के चक्कर में एक्स्ट्रा काम मत करो, फिर वही होता है ना, आप एक्स्ट्रा काम करते हो बाद में दिक्कत हो जाता है। ठीक है, जो बच्चे मुझे कॉल कर रहे हैं अभी कॉल मत करिए, मैं पढ़ा रहा हूं ना, अभी कॉल मत करिए, मेरे को जवाब दीजिए वो कौन सा रियासत था। बिल्कुल सही है, खैरागढ़ का रियासत था, बिल्कुल सही है। लक्ष्मी निधि नाय इनके संस्थापक थे, संस्थापक याद रखना लक्ष्मी निधि, लक्ष्मी निधि। और बार बार अभी कोई कॉल मत करो, मैं भी क्लास ले रहा हूं ना। लक्ष्मी निधि राय, ठीक है, ये कौन से वंश के थे, ये सभी नागवंशीय थे। क्या थे, नागवंशीय थे। जाएंगे कभी तो देखेंगे कि शेर का मतलब ओपनिंग द्वार, आप घर की एंट्री करते हो ना, शेर का बना हुआ है। अगर आप नेट में भी सर्च करके देखना, बड़ा सुंदर लगता है। ये खैरागढ़ रियासत का है। और याद रखना कि जो 14 रियासत थे, 14 रियासतों में सबसे ज्यादा टकोली मराठा कालीन कर हुआ करता था। टकोली देने वाला ये खैरागढ़ रियासत ही था। सबसे ज्यादा टकोली देने वाला कर वो कौन था, खैरागढ़ रियासत भी था। तो कुछ बुलेट पॉइंट समझा रहा हूं, उनको समझिए बच्चा। ठीक है, तैयारी में ये काम आएगा आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बलौदाबाजार जिले का प्रसिद्ध मवाली माता मंदिर किस जनपद के अंतर्गत आता है। बहुत प्यारा सवाल है। देखिए आपको एक लोकेशन तो दे दिया है कि ये बलौदाबाजार में आता है, तो आपको तो पता चल गया ना कि मंदिर कहां का है। ये मंदिर है बलौद बाजार का। अब जनपद पूछ दिया है, अब कभी कभी एंट्री थोड़ी सी अंदर की कर लेता है, तो थोड़ा बहुत जानना भी होना चाहिए। प्रसिद्ध मंदिर है, सब जानते हैं। अगर सवाल अंदर से पूछेगा क्या करोगे, पीएससी का लेवल का क्वेश्चन आएगा, हल्का सा अंदर वो जरूर जाएगा। कमेंट करके बताइए, जवाब दीजिए, कमेंट करके बताइए वो कौन सा जनपद है। अभी का जवाब दो कमेंट करके। सवाल बहुत अच्छा है, छूटना नहीं चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या है क्वेश्चन को कमेंट करके बताइए एक बार सारे बच्चे। हाँ, नहीं बेटा, ये तो गलती हो रही है ना सबसे। वो भाटापारा है, भाटापारा, कसडोल नहीं है, भाटापारा है। कसडोल बोल रहे सब लोग, भाटापारा जनपद है, भाटापारा। अच्छा चलो ठीक है, अगर इसमें थोड़ा बहुत लगेगा आप लोग मुझे इस नंबर पे एक बार वो कर लेना। ठीक है, जिनको भी कुछ क्वेश्चन में डाउट आ रहे हैं ना कि सर आंसर ये ले रहे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करके उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेज के आंसर भेज देना। ठीक है, ठीक है, बाकी लोग से बात कर लेंगे जो परेशान हो रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कमेंट करके बताइए। कथन कारण वाले सवाल सीजीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। कथन कारण वाले सवाल सीजीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, तो जवाब दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, कथन कारण वाले सवाल। ठीक है, अभी हड़बड़ाइए मत अपने आप को सही साबित करने के लिए कि एक क्वेश्चन का मैं तीर मार के महान बन जाऊंगा यहां पे, या मेरे को लोग तारीफ करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुक अपडेट हुए हैं, मेरे पास कुछ अलग बुक है, हो सकता है मिसमैच हो गया हो। हड़बड़ा के या 4 लोग मेरी तारीफ करेंगे कि मैं सर को गलत साबित कर रहा हूं, इससे कोई फायदा नहीं। कुछ प्रॉब्लम आया है, व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे भेजिए, मैं चेक करके अपडेट करा दूंगा। हमारा काम नौकरी पाना है, कुछ छोटी मोटी गलतियों को ठीक करके, फोकस और प्लान से। क्वेश्चन बढ़िया दिया हूं, चलिए कमेंट करके बताइए। छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कारण के सवाल पूछे जाएंगे, तो अच्छे से जवाब दीजिए। कथन सत्य है बेटा, सत्य कथन तो दिख रहा है ना कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। पहला ही सवाल एकदम परफेक्ट आ गया, परफेक्ट सवाल आ गया। तो आप इन सवालों को तब बना पाएंगे जब आपका बेसिक क्लियर होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसलिए बुक को कम से कम 3-4 रीडिंग जरूर करें, इस रीडिंग से आप उसको परफेक्ट बना पाएंगे। मेरे हिसाब से बातें आप लोगों को समझ आ रही है। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के किस तालाब का किनारा अब मरीन ड्राइव के नाम से मशहूर हो गया है। इस तालाब के बीचों बीच देश की सबसे ऊंची हाई फ्लैग मार्च पोल पर राष्ट्रध्वज भी लहराता है। प्यारा सवाल है ये। मरीन ड्राइव तो घूमने गए होगे, नहीं गए हो तो जाओ, नहीं गए हो तो जाओ, अच्छा जगह है, मस्त प्लेस है, घूम के आइए, मन बहुत खुश होता है। दीपेश बात करूंगा बेटा, पहले फोकस करो इसमें, किसमें, क्वेश्चन पे।
अनवांटेड चीजों पे 2 क्वेश्चन के लिए लड़ाई पागलपन करके अपने एग्जाम, अपनी नौकरी को खराब मत करना। वो एक ही बार में मिलेगा। गलती हो गया, प्रॉब्लम है, स्क्रीनशॉट लो, भेज देना, मैं चेक करवा दूंगा। ठीक है, अभी जो चल रहा है चलने दो। जबरदस्त जवाब दीजिए। वो कौन सा तालाब है? यही तो गलती हो रहा है, वो तेली बांधा का तालाब है, बूढ़ा तालाब नहीं है बेटा, वो तेली बांधा का तालाब है। इसको अच्छे से घेर के बनाया गया है, जबरदस्त सुंदर है। जाइए घूमने के लिए कभी कभार। तेली बांधा क्या पड़ता है? पहले जय स्तंभ चौक पड़ता है, फिर घड़ी चौक पड़ता है, उसके बाद आता है तेली बांधा चौक। या उस तरफ से आएंगे तो तेली बांधा आपको आसानी से मिल जाएगा। अब जो बच्चे गलत जवाब दे रहे हो ठीक करिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रचलित लोकगीत। लोकगीत क्या होता है? लोगों के द्वारा गाए जाने वाला गीत को हम कहते हैं लोकगीत। जवाब दीजिए। लोकगीत, छत्तीसगढ़ का प्रचलित लोकगीत बताइए। अरे आप तो सुन रहे हो उसको। छत्तीसगढ़ का प्रचलित लोकगीत, जवाब दीजिए। और अभी तो शुरू हुआ है, हम आपको ऐसे ऐसे सवाल कराएंगे जो आपको परिपक्व करेंगे। देखिए एक बात याद रखिए, प्रैक्टिकल जिंदगी में सवालों को बना के ही सिलेक्शन मिलता है, सपनों को नहीं। ठीक है, घूमने जाइए, बहुत प्यारा जगह है, रोमांटिक जगह है। शादी हो गया तो वाइफ के साथ जाइए, नहीं हो गया तो अकेले जाइए या दोस्तों के साथ जाइए। जवाब दीजिए। ददरिया गीत, वाह। आप में से कौन बच्चा बताएगा ये किस प्रकार का गीत है? एक बार पीएससी ने यह सवाल पूछा है, ये किस प्रकार का गीत है? कोई जवाब देगा मुझे? किस प्रकार का गीत है ददरिया गीत? किस प्रकार का गीत है? कमेंट करके बताइए मुझे। अच्छा सवाल है, बताइए। एसी काम नहीं कर रहा, एसी वाले बोलना पड़ेगा, पूरा पसीना पसीना हो गया मैं। ददरिया गीत किस प्रकार का गीत है? कौन बताएगा? सारे बच्चे फोकस करेंगे कमेंट पे। ददरिया गीत किस प्रकार का गीत है? एक बार कमेंट करके बताइए मुझे, किस प्रकार का गीत है ददरिया गीत? एक बच्चा ने बोला प्रेम गीत है, एक क्या लिए लव सॉन्ग है, लव गीत है। अच्छा लव सॉन्ग है, लव गीत है, वाह क्या बात है। लड़कों का कमेंट जल्दी आना चालू हो गया। ददरिया गीत प्रेम गीत है, प्यार का गीत है ना। जब सिलेक्शन पा लोगे तो अपने प्यार के लिए ददरिया गीत गा लेना, पर सिलेक्शन के बाद, नौकरी लगने के बाद, उससे पहले नहीं। ठीक है, लव सॉन्ग है, वेरी गुड। चलो, छत्तीसगढ़ में तंत्र साधना से संबंधित लोकगीत कौन सा है? तंत्र साधना मतलब उसको देख के लगता है कि झाड़ू फूक कर रहे हैं लोग, बताइए। हाँ, वाह, देखो लड़के लोगों का कमेंट। जवाब दीजिए, तंत्र साधना वाला गीत कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए। प्रेम गीत है, वाह। समझ गया रे, समझ गया बच्चे लोग। कंट्रोल योर फीलिंग, एग्जाम पे ध्यान दो। जवाब दीजिए, छत्तीसगढ़ में तंत्र साधना वाला लोकगीत कौन सा है? कमेंट बताइए, कमेंट करके जवाब दीजिए। जवाब दीजिए, तंत्र साधना वाला गीत कौन सा है? तंत्र साधना वाला गीत कौन सा है बच्चा? नहीं नहीं नहीं, एक दो बच्चों को जवाब सही है। बहना गीत है, कैसा कर रहे हो? डी जवारा गीत नहीं होता तंत्र साधना वाला। जवारा गीत तो जब माता रानी को विदाई देते हैं 9वें 10वें दिन, उस समय होता है। जवारा गीत में तंत्र साधना नहीं होती है। जवारा गीत क्या होता है? जब माता रानी की विदाई होती है जवारा लेके, वो गीत जवारा गीत होता है। कैसे कर रहे बच्चा? गलत क्यों कर रहे हो? ठीक करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। गुरु घासीदास जी के चरित्र गायन की किस सांस्कृतिक कला के माध्यम से होता है? बिल्कुल जाइए, एक जगह है गिरोधपुरी, गिरोधपुरी जाइए, बहुत बड़ा जैत कम है, बहुत बड़ा। ठीक है, उसको जाके देखिए, बहुत अच्छा है। सवाल पे आइए, गुरु घासीदास की चरित्र गायन की संस्कृति के कला के माध्यम से होता है। कमेंट करके बताइए, चलो बताओ। जवाब दीजिए, आंसर क्वेश्चन जवाब दीजिए। कौन सा गीत होता है जो उन लोग गाते हैं, समर्पित करते हैं गुरु घासीदास के चरित्र गायन के लिए? जवाब दीजिए। हां, पंथी गीत होता है। क्या होता है? पंथी गीत होता है। तो पंथी गीत आपने देखा ही होगा गुरु घासीदास की जन्म तिथि पर। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में बाल विधवाओं के विवाह को क्या कहते हैं? एकदम सटीक सवाल है ये सवाल आपको ध्यान रखने देगा। भाई छत्तीसगढ़ में बाल विधवाओं को क्या कहते हैं? जवाब दीजिए, बाल विधवाओं के विवाह को क्या कहते हैं? अच्छा और सटीक क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। जवाब दीजिए, क्या कहते बताइए, क्या कहते बेटा? पढ़े हो? कुछ सवाल मैं ऐसे लेके आया हूं जो थोड़ा सा नहीं 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 नहीं, गवन गीत, गवन विवाह कहते हैं। बाल विधवाओं के विवाह को कहते हैं गवन विवाह। ठीक है, हो सकता है ये सवाल आपको थोड़े से अप एंड डाउन लगेंगे, माइंड घूमेगा, पर अभी आपकी माइंड को हम चेंज करते हैं इस गीत से। ये गीत तो हर आदमी को होना है। चुल माटी, तेल माटी, मायन मोरी, नहडोरी, परघनी, भड़ौनी, भावर दहेज, विदा की गीत का प्रमुख भाग है। आप छत्तीसगढ़ में रहते तो ये गीत आपके लिए गाया जाएगा, कोई ना कोई गीत तो जरूर गाया जाएगा। तो मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत प्यारा सवाल, अच्छा सवाल। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? चुल माटी, तेल माटी, मायन मोरी, जवाब दीजिए।
हाँ, बिहाव गीत है, शादी के समय गाया जाता है बच्चों। ठीक है, तो पहला सेक्शन छत्तीसगढ़ का 30 नंबर का हमने कंप्लीट किया। अब आते हैं दूसरे सेक्शन में, जो कि है कंप्यूटर। कंप्यूटर सेक्शन चालू करने से पहले बोलना चाहूंगा, यह है 50 नंबर का खेल। 25 नंबर लाना अनिवार्य है। तो इस 50 नंबर को ध्यानपूर्वक देखिए। इस 30 क्वेश्चन में जो टॉपिक हमने पकड़ा है, उस टॉपिक का नाम है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड आपके सिलेबस में है। एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस से क्वेश्चन बहुत सारा आता है बच्चों। ठीक है, पहला क्वेश्चन, एक एमएस वर्ड की सुविधा एक डॉक्यूमेंट सूची बनाने में मददगार होती है। अगर आपको एक डॉक्यूमेंट सूची बनानी, सूची को समझेंगे लिस्ट, तो आप किससे बनाएंगे? कमेंट करके बताइए बच्चों। सीजी हम खत्म कर रहे हैं, अब आ रहे हैं टॉपिक है कंप्यूटर में। जवाब दीजिए, किससे बनाते हैं सूची? आप जवाब दीजिए, वेरी गुड। अब थोड़े से बच्चों के आंसर अप एंड डाउन आना चालू हो जाएंगे। कमेंट करके बताइए, एमएस वर्ड की सूची सुविधा किससे बनाई जाती है? बुलेट्स एंड नंबरिंग से। क्या होता है बेटा? बुलेट्स ऐसे होते हैं, अगर आपने कभी बनाया होगा, नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4। अगर आप सूची बनाओगे, इन सब पॉइंट्स का इस्तेमाल करोगे, तो डॉक्यूमेंट में सूची बनाने के लिए इस प्रकार का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, इनमें से कौन सा एक पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है? पेज मार्जिन क्या होता है? अगर आपके पास एक पेज है और उस पेज में आप मार्जिन खींचते हो, आप मार्जिन यहां भी खींच सकते हो, मार्जिन यहां भी खींच सकते हो, मार्जिन यहां भी खींच सकते हो, मार्जिन यहां भी खींच सकते हो। तो कौन सा पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है? बताइए। मार्जिन समझते हो ना, बचपन में खींचते थे, तो पेज मार्जिन का प्रकार कौन सा नहीं है? बताओ मुझे कमेंट करके। बेटा बिल्कुल सही, मध्य में मार्जिन कहां खींचे हैं? हम दाएं बाएं ऊपर नीचे मार्जिन दे सकते हैं कॉपी में, बीच में इस मिडिल पार्ट में, मध्य पार्ट में मार्जिन नहीं देते। पेज बनाते वक्त वहां पे छोड़ देते हैं। इस बात को याद रखना। कंप्यूटर के सवाल के लेवल थोड़े से अप आएंगे बच्चों, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है? कौन सी कमांड? टेक्स्ट फॉन्ट समझते हो ना? अगर कोई टेक्स्ट लिखे हो, चलो मैं लिख देता हूं, मेरा नाम शर्मा सर है करके लिख दिया मैं। इस शर्मा सर को हम क्या बोलेंगे? यही है टेक्स्ट, यही है टेक्स्ट। शर्मा सर इज द टेक्स्ट। अब इसमें कौन सा कमांड है जो इसको प्रभावित नहीं करता? कमांड आपके ऑप्शन में है, कमेंट करके बताइए मुझे, कौन से कमांड को ये प्रभावित नहीं करता? बहुत सही जवाब जा रहे हैं बच्चों, और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये। जवाब दीजिए। शर्मा सर आपने लिख दिया, रुपेश शर्मा सर लिख दिया। बिल्कुल, बॉर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोल्ड करोगे ये बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक करोगे ये इटैलिक हो जाएगा, अंडरलाइन करोगे आप इसमें अंडरलाइन भी कर सकते हो। पर बॉर्डर कहां लगाते हो? आप लगाते हो पेज में। ये पेज है, अगर आप बॉर्डर कमांड दोगे तो चारों ओर इसके बॉर्डर आ जाएगा। ये टेक्स्ट से कोई भी संबंध नहीं रखता। बॉर्डर इज द कोने कोने में आपकी लाइनिंग आ जाएगी। इस बात को याद रखना बच्चे। अगला क्वेश्चन, एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग व्यावसायिक प्रस्तुतियां बनाने के लिए किया जाता है। एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग प्रस्तुतियां मतलब प्रेजेंटेशन मतलब पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है। चलो मैं आंसर लिख दिया हूं, अब बताओ मुझे। जवाब दीजिए। एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग व्यावसायिक प्रस्तुतियां मतलब पीपीटी बनाने के लिए किया जाता है, उसे आप क्या कहते हैं? बिल्कुल मैंने लिख ही दिया ना, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसका उपयोग कहां पे होता है? इसका उपयोग होता है एजुकेशन पे होता है। ऑनलाइन टीचिंग में भी करते हैं आजकल लोग, ऑनलाइन टीचिंग में भी करते हैं। इसका होता है बिजनेस प्रेजेंटेशन भी होता है, कि लोग दिखा रहे बिजनेस पीपीटी दिखा रहे, हर जगह पे इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक वर्ड यूजर द्वारा सेलेक्टेड टेक्स्ट के सेंटरिंग के लिए शॉर्टकट की। अगर आपने एक टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है, उसको सेंटर में लाना चाहते हो, सेंटरिंग करना चाहते हो, कौन से शॉर्टकट की का उपयोग करते हो? कमेंट करके बताएंगे मुझे, कौन से शॉर्टकट की का उपयोग करते हो? जवाब दीजिए मुझे कमेंट करके, कौन से शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कमेंट करके बताओ। चलो, हाँ, अप एंड डाउन है ऑप्शन, आराम से पढ़ के जवाब देना। कंट्रोल ई का उपयोग होता है बच्चे। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल बी से ये बोल्ड हो जाता है, ये ऑल सेलेक्ट होता है, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है, और कंट्रोल ई से वो हो जाता है सेंटरिंग। ठीक है, ये बात कोई बच्चा भी रॉन्ग करके नहीं भागना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूलतः दो प्रकार के फॉर्मेटिंग होते हैं। एक होता है कैरेक्टर, एक होता है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग होता है। क्या होता है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग? मतलब शब्द वाले फॉर्मेटिंग पाए जाते हैं कि आप वर्ड्स में लिख सकते हो। एक फॉर्मेटिंग का नाम बताना है आपको। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? एमएस ऑफिस देख रहे हैं हम लोग, एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड देख रहे हैं, ताकि आप चीजों को अच्छे से बना सको। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूलतः दो प्रकार के फॉर्मेटिंग होते हैं।
एक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग होता है, दूसरा क्या होता है मुझे कमेंट करके बताइए। एक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग होता है, दूसरा क्या होता है बताइए। और ये सवाल बहुत प्यारा सवाल है, बहुत, देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, पर सवाल का जवाब देना बनना चाहिए। हाँ, एक वर्ड फॉर्मेटिंग होता है बेटा, एक होता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, एक शब्द वाला होता है, एक होता है पैराग्राफ वाला फॉर्मेटिंग। आप कभी वर्ड इस्तेमाल करोगे देखना, ऐसे सवाल ही पूछे जाएंगे। ये ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि कंप्यूटर के पिताजी कौन है, ये सवाल नहीं आने वाला टॉपिक में, ये सवाल आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में बहुविध शब्दों में लाइन व पैराग्राफ का चयन कौन सी कुंजी का प्रयोग करके किया जाता है। एमएस वर्ड में शब्दों का लाइन व पैराग्राफ का चयन कौन सी कुंजी का प्रयोग करके किया जाता है, मुझे कमेंट करके बताइए, जवाब दीजिए। थकान लग रहा होगा क्योंकि आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हो, पर याद रखिए सारे सवालों से डिपेंड करेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। कल और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं, और क्लासेस हो सकेगा तो जल्दी चालू करेंगे, 9 बजे चालू कर देंगे, क्योंकि लंबा लंबा सवाल जा रहा है। कंट्रोल, बिल्कुल सही, कंट्रोल इज द करेक्ट आंसर। आप कंट्रोल दबा के कंट्रोल ऑल से पूरा पैराग्राफ चयन कर सकते हो बच्चा। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खालिस्तान वर्तमान में प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जवाब दीजिए। प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है। चलिए टेंशन मत लीजिए, ज्यादा होगा तो हम 40 क्वेश्चन ही कराएंगे, 20 क्वेश्चन कल के लिए डाल देंगे। ठीक है, कई बच्चे हड़बड़ा रहे होंगे और कई बच्चों को हिंदी समझ नहीं आ रहा होगा, तो ठीक है, जवाब दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जवाब दीजिए। आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए बच्चों। व्यू बटन नहीं होता बेटा, व्यू बटन नहीं होता, उसको बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार नीचे में होता है, स्टेटस बार नीचे में होता है। प्रलेख मतलब डॉक्यूमेंट होता है, प्रलेख को बोलते हैं डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का स्टेटस बार होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना, डॉक्यूमेंट के लिए स्टेटस बार में जानकारी प्राप्त होता है कि हो क्या रहा है। ठीक है, इस बात को सारे बच्चे याद रखना, गलत कोई नहीं करना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जटिल जानकारी के सेलों के ऊर्ध्वाधर कॉलम और 36 पंक्तियों में प्रस्तुत करने की एक सरल विधि उपलब्ध कराती है, जवाब दीजिए। एक सरल विधि उपलब्ध कराती है, कमेंट करके बताइए। हो सकता है थोड़ा सा हिंदी ज्यादा हो गया है, तो इसको मैं थोड़ा सा कल ना इंग्लिश में डाल दूंगा, क्वेश्चन को समझ आएगा आपको, कमेंट करके बताइए। चलो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खालिस्तान जटिल जानकारी को सेल की ऊर्ध्वाधर कॉलम व 36 पंक्तियों में प्रस्तुत करने की सरल विधि उपलब्ध कराती है, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, ठीक ठीक, चलो कोई बात नहीं, जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, ये सारणियां होती है बेटा, टेबल्स होते हैं। क्वेश्चन समझा रहा हूं, समझना। एमएस वर्ड में सेलों के ऊर्ध्वाधर कॉलम व 36 पंक्तियों में प्रस्तुत करने की सरल विधि होती है टेबल्स। टेबल्स बेटा, टेबल समझते हो ना, टेबल्स। टेबल्स, ये मैं एक काम करता हूं, ये थोड़ा सा कठिन जाएगा, मैं कल इसके इमेज ले आता हूं, इमेज लगा दूंगा तो ज्यादा आप लोगों को समझ आएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, 10 क्वेश्चन तक करते हैं, अभी मैं समझ सकता हूं, थोड़ा सा दिक्कत जाएगा। एमएस वर्ड में हम चुने गए पैराग्राफ को बाईं ओर खिसकाने की अनुमति देता है, हमें चुने गए पैराग्राफ को बाईं ओर खिसकाने की अनुमति देता है। कौन सा कमांड है, जवाब दीजिए, जो पैराग्राफ को अलाइन करने की अनुमति देता है, जो पैराग्राफ को अलाइन करने की अनुमति देता है। हाँ, मैं समझ सकता हूं। अपन क्या करते हैं, यहां पे रोकते हैं, समस्या दिख रही है मेरे को। कल मैं इस क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश दोनों में लाऊंगा, और कल इसके इमेज दिखाऊंगा, इमेज दिखाऊंगा तो ज्यादा आप लोगों को समझ आएगा। ठीक है ना, देखिए ज्यादा करने के चक्कर में नहीं रहिए, है ना, दोनों में ला दूंगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डिक्रीज इंटेड। ये कमांड देने के बाद आप पैराग्राफ को बाएं दाएं कर सकते हो। ठीक है, हाँ देखो, मैं समझ सकता हूं ये थोड़ा सा समझने में इशू हो रहा होगा, एमएस वर्ड को समझने में इशू हो रहा होगा। नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में क्वेश्चन को ले आते हैं। ठीक है, अभी यहां रोक देता हूं मैं।